नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं घर की बहू हूँ, कोई नर्स नहीं। तुम्हें तो मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है, उससे ज़्यादा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ब्रजेश के ये शब्द अभी भी शिवानी के कानों में गूंज रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ये शब्द उसके खिलाफ साजिश कर रहे हों, बार बार उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे हथौड़े मार रहे हों। सिर दर्द से फटा जा रहा था और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। पर उसकी पड़ी किसे थी? सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जेठ जेठानी ननद नंदोई सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पति ब्रजेश अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। इतने में ननद बरखा कमरे में आई और उससे बोली, भाभी कब तक ये आंसू बहाती रहोगी? भाई तो सीधा साधा जवाब दे गया कि वो तो तुम्हें माँ बाप की सेवा के लिए लाया है, तो अपना फर्ज निभाओ। जब तक माँ पापा हैं तब तक ही तुम यहाँ पर रहो, उसके बाद तो भैया तुम्हें अपने साथ ले ही जाएंगे। इतने में जिठानी श्रेया भी कमरे में आ गई और आते से ही बोली, अरे हम लोग जा रहे हैं, कम से कम मुस्कुराते हुए चेहरे से विदा कर दो। क्यों बेवजह की मनहूसियत फैला रही हो? पति बाहर कमाने ही तो गया है, वापस लौट कर भी आ जाएगा, और कमाएगा नहीं तो तुम लोगों को खिलाएगा क्या? जो बेवजह का तमाशा कर रही हो, कोई पहली बार तो गया नहीं है जो इतना नाटक कर रही हो। लेकिन शिवानी अपने पलंग से उठकर खड़ी भी नहीं हुई। सबको लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब तक सासू माँ किरण जी भी कमरे में आ गई। आते ही गुस्से में बोली, अरे ये क्या रूनी सूरत बना रखी है? अब पति कमाने भी नहीं जाएगा क्या? चुपचाप से उठ और इन दोनों को भी खुशी खुशी रवाना कर। आखिर शिवानी नहीं उठी तो ये देखकर तीनों तमतमाती हुई खुद ही बाहर आ गईं। ननद और जेठानी तो अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने पतियों की गाड़ियों में जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद दोनों कारों के वहां से रवाना होने की आवाज आई। इधर किरण जी भी दरवाजा बंद कर कमरे में आई और शिवानी को डांटने लगी, ये क्या नाटक लगा रखा है बहू? घर में बच्चे आए थे, तुमने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और अजीब जिद लगाकर बैठी हुई हो कि पति के साथ जाना है। अरे पूरी जिंदगी उसी के साथ तो रहना है तुझे। कुछ दिन हमारी सेवा कर लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। अब चुपचाप उठ और रसोई की सफाई कर दे। पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। आजकल की बहुओं को तो सास ससुर की सेवा करते ही रोना आता है। ना खुद सेवा करती है, ना अपने पति को ही करने देती है। मुंह उठाकर कह देती है कि पति के साथ रहना है, जैसे पति के अलावा कोई है ही नहीं। परिवार तो जाए भाड़ में इनके बला से। कहती कहती किरण जी भी कमरे के बाहर निकल गईं। शिवानी वहीं पलंग पर बैठी बैठी किरण जी की बड़बड़ाहट आंसुओं के साथ सुनती रही। 1 साल हो चुका है उसकी शादी को। घर के सबसे छोटे बेटे ब्रजेश की पत्नी बनकर वो इस घर में आई थी। ये शादी ब्रजेश के पिता योगेश जी ने करवाई थी। अच्छा खासा रुतबा था उनका, पैसों से नहीं बल्कि नाम से। पैसा इतना ही था कि उन्हें उच्च मध्यम वर्गीय कह सकते हैं। उन्होंने अपनी ईमानदारी से जिंदगी में नाम तो बहुत कमाया, पर उनके बच्चों को उनकी कदर कभी नहीं थी। कभी उनके मान सम्मान का उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। बच्चे तो ऐसे थे ही, बड़ी बहू श्रेया भी ऐसी ही थी, पर वो तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। ऊपर से पत्नी किरण जी किसी को कोई इज्जत नहीं करती थी, जो मुंह में आता वही बोल देती। शिवानी योगेश जी के दोस्त की बेटी थी, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बिन माँ की बेटी होने के बावजूद भी उसमें संस्कार पूरे थे। परिवार को परिवार समझकर चलती थी और उसकी यही आदत योगेश जी को बहुत पसंद आ गई। हालांकि शिवानी को इस घर में कोई भी बहू बनाकर लाना नहीं चाहता था, पर योगेश जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाया और शिवानी इस घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन अब योगेश जी के बिस्तर पकड़ने के बाद शिवानी की कोई इज्जत भी नहीं रही। तानों की बौछार अब भी तेज हो चुकी थी, पर बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी हालत देखकर उन्हें दुख होता था। लेकिन क्या ही कर सकते थे? परिवार वालों को तो मौका मिल चुका था अपनी जुबान खोलने का। सचमुच उन्होंने तो अपनी मर्जी थोपकर शिवानी की शादी करवा दी, पर यह शादी न होकर शिवानी की बर्बादी ही रही और कुछ भी नहीं। क्योंकि नौकरी तो ब्रजेश इस शहर में भी कर सकता था, पर उसने जानबूझकर ट्रांसफर लिया। ब्रजेश वहाँ किसी और लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसका नाम कीर्ति था और बहुत जल्द ही उससे शादी करना चाहता था, और इसी सिलसिले में वो इस बार यहाँ आया था। योगेश जी से तो मिलने का सिर्फ बहाना था, इसलिए पूरा परिवार एक साथ यहाँ इकट्ठा हुआ था। पर जो भी बात हुई बंद कमरे में ही हुई, योगेश जी के सामने ही हुई। कितनी अजीब विडंबना है। फैसला भी उन्हीं के सामने हुआ कि जब योगेश जी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही शादी होगी, नहीं तो दुनिया को बोलने का मौका मिल जाएगा। और उससे भी बड़ा कारण था कि अभी तो फ्री की नर्स मिली हुई थी। अगर शिवानी चली जाती तो ये सेवा कौन करता? इसलिए योगेश जी ने शिवानी को ब्रजेश के साथ जाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, नहीं तो शिवानी को दुख होता। लेकिन शिवानी तो ये बात सुन चुकी थी। जब वो लोग कमरे में बात कर रहे थे और शिवानी चाय पकड़ाने के लिए कमरे में आ रही थी, तब उसे ये बातें सुनाई दी। सुनकर उसे रोना तो बहुत आ रहा था, पर अपने आंसुओं को रोक कर वो कमरे में आई थी। जानती थी कि ब्रजेश तो अपनाएगा नहीं, पर बस योगेश जी के कारण शिवानी ने ब्रजेश के साथ जाने की जिद की थी।
मगर योगेश जी अपने जीते जी कुछ न कुछ फैसला करके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये पक्का विश्वास हो चुका था कि ब्रजेश शिवानी को रखेगा नहीं और उनके मरने के बाद शिवानी बेसहारा हो जाने वाली है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु तो उसकी शादी के कुछ महीने बाद ही हो चुकी थी। इसलिए 2 दिन बाद ही उन्होंने शिवानी को कहकर अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और उन्हें घर बुला लिया। लेकिन घर में किसी को भी नहीं पता था कि उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया क्यों है। यहाँ तक कि शिवानी को भी नहीं पता था। हालांकि उन्होंने शिवानी से ये जरूर कहा था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना। तब शिवानी को कुछ भी समझ नहीं आया था। 1 महीने बाद ही योगेश जी इस दुनिया से कूच कर गए। तब सारे परिवार के लोग वापस एकत्रित हुए। इस बार ब्रजेश के साथ कीर्ति भी आई थी। हालांकि रिश्तेदारों में उसने अपने दोस्त बताकर ही उसका पहचान कराई थी। जब सारा क्रिया का कार्य हो गया तो पूरा परिवार बाहर कमरे में एकत्रित था। उस समय शिवानी रसोई में काम कर रही थी। तब किरण जी ने शिवानी को बुलाया। तब शिवानी रसोई से निकलकर बाहर आई तो ब्रजेश ने कुछ पेपर्स उसके सामने रखते हुए कहा, देखो शिवानी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है। इससे ज़्यादा मेरा कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें यहाँ रहना है, आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं। तुम्हारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं कीर्ति के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए इन तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। शिवानी ये सुनकर हक की बक्की सी खड़ी रह गई। जानती थी कि ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। इतने में योगेश जी का दोस्त वहाँ एक वकील के साथ आ गया तो सब लोगों ने बातचीत का मुद्दा बदल दिया। वहाँ बैठते ही उसने कुछ पेपर्स निकाले और वकील को देते हुए बोले, ये वसीयत योगेश जी ने बनवाई थी अभी 1 महीना पहले। वकील साहब जरा पढ़ दीजिए और सबको योगेश जी के साइन भी दिखा दीजिए। उनकी बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और किरण जी बोली, तो आप उस दिन वसीयत के लिए आए थे? जी भाभी जी, पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। कैसे पता चलता आपको भाभी जी? आप भाई साहब के बिस्तर पकड़ने के बाद बैठी कब उनके पास? शालिनी के अलावा तो कोई उनसे बात करने उनके पास आता तक नहीं था। उनकी बात सुनकर किरण जी ने मुंह बिगाड़ लिया। ठीक है, पढ़ो। वैसे भी जानती हूँ प्रॉपर्टी तो हम ही लोगों में बंटनी है। वकील साहब ने वसीयत खोली तो सब लोग सांस थामे उसे सुनने को तैयार हो गए। आखिर सब जानना चाहते थे कि उनके हिस्से में कितना क्या आया था। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं योगेश अपने पूरे होशावास में यह वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, क्योंकि जीते जी उन्होंने कभी भी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। वहीं इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरी पत्नी किरण को दिया जाएगा, जिससे वो अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर मोहताज न हो, और दूसरा हिस्सा मेरी छोटी बहू शिवानी के नाम कर रहा हूँ। उस बच्ची ने मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी सेवा की है, तो वो इस हिस्से की पूर्णतः हकदार है। सुनकर सब लोग सकते में आ गए। अरे, ऐसे कैसे प्रॉपर्टी में बेदखल कर सकते हैं पापा हमें? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम कोर्ट में जाएंगे। ननद बरखा तिल मिलाते हुए बोली, आपको कहीं भी जाना है आप लोग जाइए। वसीयत योगेश जी ने खुद बनवाई थी। कोई भी कोर्ट इस वसीयत के विरुद्ध जाकर के आपको आपका हक नहीं दिलवा सकता, वकील ने कहा। वकील ने जरूरी कागजात किरण जी को दिए और कुछ जरूरी कागजात जो कि शिवानी के नाम थे अपने साथ लेकर रवाना हो गए, ये कहकर कि ये पेपर्स बाद में हमसे ले लीजिएगा, आपको अभी पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। योगेश जी का हमसे यही अनुरोध था। उनके जाते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। देखा, सेवा के बहाने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इसने। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। चिठानी वीना बोली, क्यों री, यही बातें करने जा बैठती थी तो उनके पास मेरे बच्चों का हक छीन रही है। शराफत से इनका हक वापस कर दे, तेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। किरण जी बोली, हाँ शिवानी, वो प्रॉपर्टी तुम वापस करो और तलाक के पेपर पर साइन करो। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए ऑफर कर रहा हूँ कि यहाँ रहकर माँ की सेवा कर लेना, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। ब्रजेश ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर शिवानी को गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया था जो तुम ये बात कर रहे हो, और किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मौजूद है। पापा जी ने कहा भी था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना, तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगी। अच्छा, तो तू यहाँ से मेरे बच्चों का हक लेकर जाना चाहती है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। किरण जी बीच में ही बोली, क्यों माँ जी, बिन सेवा के मेवा चाहिए आपको बच्चों को? कभी अपने पिता का मान सम्मान तो किया नहीं इन लोगों ने। उन्हीं के सामने बैठकर उनकी ही मौत की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है उस दिन आप लोगों ने वो बंद कमरे में उनके सामने जो बातें की वो मुझे सुनाई नहीं दी? वकील साहब कह चुके हैं कि आपको जिस कोर्ट में जाना है आप वहाँ जाइए। और रही बात मेरी, तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। और रही बात तलाक की, तो जब तक आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाएगी तब तक मैं तलाक भी नहीं दूंगी। कहकर शिवानी उस घर से निकल गई। उसके इस रवैये से सब लोग हैरान रह गए।
कहाँ तो सब उसे सीधी सादी गाय समझ रहे थे और कहाँ वो इतनी तेज तर्रार निकली। वहां से निकलकर शिवानी सीधे योगेश जी के दोस्त के यहाँ गई। कुछ दिनों बाद जब प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे मिल गया, उसके बाद ही उसने तलाक के पेपर पर साइन किए। एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर उसी में रहने चली गई। साथ ही अब जॉब भी करने लगी थी और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ किरण जी बिल्कुल अकेली रह गई, क्योंकि कोई भी बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। उम्मीद है दोस्तों, भावनाओं से भरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियाँ तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।